नमस्कार। आज अनादि टीवी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम सच्ची बात शलभ के साथ में हमारे मेहमान हैं प्रदेश के युवा विधायक, डॉक्टर और मनावर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए ये विधायक संघर्ष कर रहे हैं अपने आदिवासियों के लिए या मंत्री बनने के लिए। ये तो डॉक्टर साहब जाने, हम आप सबकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर अलावा से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इनके साथ एनकाउंटर करेंगे हमारे समाचार संपादक भाई मनोज वर्मा जी। मनोज वर्मा जी आपका स्वागत है। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने अपने परिवार का, भारत सरकार का, देश का इतना सारा पैसा खर्च करके इतने बड़े डॉक्टर बने और इतने बड़े हॉस्पिटल में आप एक प्रख्यात डॉक्टर रहे, तो आपने किसको धोखा दिया है? अपने आप को, सरकार को, परिवार को या जनता को? देखिए, मुझे डॉक्टर बनाने के लिए मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने बहुत मदद करी, बहुत पैसा खर्च किया। MBBS में एडमिशन लिया, सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया। मास्टर डिग्री की, सरकार ने मदद करी। एक अच्छा डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली एम्स में अपनी सेवाएं दी। 3 साल तक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहा और वहीं पे रूमेटोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बना। जब मैं गांव से निकलकर शहर की तरफ गया, एक मेट्रो शहर की स्थितियां देखी मैंने। आज भारत के ग्रामीण इलाके आज भी जो अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं, जहां पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, कई गंभीर बीमारियों से ग्रामीण इलाके की जनता परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पलायन करके अन्य राज्यों में बेरोजगार युवा जा रहे हैं। तो ये ऐसी समस्या थी जिनका ऑब्जर्वेशन हम पिछले 10 सालों से मैं कर रहा था। और एक डॉक्टर रहते हुए जो जितनी भी बीमारियां आती थी, हम मेडिकल से रिलेटेड, मैं उसका इलाज करता था। लेकिन जो समाज के अंदर जो बीमारियां है, जो इस सिस्टम में जो बीमारियां मुझे नजर आई, उसको दूर करने के लिए मुझे डॉक्टरी के साथ साथ एक राजनीतिक में आना भी मेरे लिए मैंने उचित समझा। डॉक्टर साहब माफ करना, ये तो आपकी जो भाषणबाजी है जी, और ये जनता को आप बेवकूफ बना सकते हैं, पत्रकारों को नहीं बना सकते जी। करोड़ों रुपए लेकर आप डॉक्टर हुए। ये काम तो इतने राजनेता और हैं, बहुत से राजनेता हैं, आपके परिवार का कोई नेता खड़ा हो जाता है, ये काम आपके माध्यम से कर सकता है। लेकिन जो चीज, जिस बीमारी का इलाज आप ही कर सकते हैं जी, वो कौन सा आपने कहा थे? वो कौन सी बीमारी आपने बताई? हम लोगों ने पहली बार सुनी। रूमेटोलॉजी, गठिया जैसे आर्थराइटिस। कितने डॉक्टर हैं इसके लिए? दूसरा, ये क्लिनिक आप आदिवासी क्षेत्र जहाँ से आते हैं वहाँ भी आप उपचार कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन वो भी 2 घंटे 3 घंटे अभी क्लिनिक अभी भी चलाते हैं। कई बार वो मरीजों को दवाई देते हैं, तो ये काम आप वो भी कर सकते थे। देखिए, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया मेरे ऊपर, मैं मानता हूँ, लेकिन वो पैसा खर्च किया, वो सरकार का पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा। आज भी ग्रामीण इलाकों में, जब से मैं दिल्ली से वापस आया, मैंने क्लिनिक खोली और जितने भी मेरे पास गरीब वर्ग के मरीज आते हैं उनका निःशुल्क इलाज करता हूं। और अभी भी मैं विधायक बनने के बावजूद भी मंथ में एक बार मेरी क्लिनिक चलती है वहां पे, और वहां पे गरीबों का इलाज मैं निःशुल्क अपनी तरफ से करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार का पैसा व्यर्थ चले गया। आज सेवाएं दे रहा हूं, आज भी मदद कर रहा हूं गरीबों की, मरीजों की। मुझे उम्मीद ये है कि चूंकि आप बहुत ही कम उम्र के राजनेता हैं जी, अभी अभी राजनीति में आए हैं जी, और इस कार्यक्रम में जिसमें आप बैठे हैं वो भी सच्ची बात शलभ के साथ के उसमें आप बैठे हैं। हमें बाकी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से ज्यादा आपसे उम्मीद है कि आप नंगा सच स्वीकार करना चाहिए आपको, और हमें ऐसा लग रहा है कि आप सच बोल नहीं रहे हैं। आपकी राजनीति में आकर अगर आपने एक क्षेत्र सुधार देंगे, आदिवासियों की रक्षा के लिए कुछ काम कर देंगे, मान लिया, लेकिन वो जहां डॉक्टर बैठा था जी, वो तो किसी आदिवासी का नेता नहीं था, वो किसी आदिवासियों का इलाज नहीं करता था,
वो किसी का धर्म जाति नहीं देखता था। वो नहीं अब देखता, आप वो इतने मरीज को पढ़े लिखे देखता होने था। के बाद, इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद, जो आम बीमारी देश में है उस बीमारी के आप ही डॉक्टर जी। हैं, उसको छोड़ के आप सिर्फ आदिवासियों की सेवा में लेके चले गए। देख- वो तो और किसी को भी करा सकते थे। देखिए, जब मैं अपना क्लिनिक खोल के बैठता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ आदिवासी समाज के मरीज नहीं आते हैं, वहाँ पे हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के मरीज आते हैं और सबका इलाज करता हूँ मैं। तो मेरा इलाज एज ए डॉक्टर किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। नहीं, हमारा मतलब भी जाति विशेष के लिए नहीं है। ये जो इलाज होता है, जो हमारी सेवाएं होती है, वहाँ पे किसी भी वर्ग का गरीब होता है उनका हम इलाज करते हैं और कर रहा हूँ इलाज। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जाति विशेष के मरीजों का इलाज करते हैं। जब किसी भी क्षेत्र में कोई अस्पताल बनता है या एजुकेशन सेंटर बनता है तो हर जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय के जनता आती है और उसका फायदा उठाती है। डॉक्टरी में तो आपका चलिए स्वास्थ्य की ये बात है, स्वार्थ की, लेकिन एक और स्वार्थ है, आपने जब जेएस बनाया, जी छात्र संगठन के चुनाव लड़े, जी 86 सीटें आपने मांगी, जी इसके बाद आप 17 तक आए, फिर अकेले आप चुनाव लड़े कांग्रेस से, वरना आपको मंत्री नहीं बनाया गया और आप बाकी साथियों का ऐसा कहना आपने उनको धोखा दिया। फिर लोकसभा में आप अड़े कि 5 सीटें हमको चाहिए कम से कम, लेकिन फिर आप पीछे कदम खींच लिए। अब आप कह रहे हैं कि बाला बच्चन को आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, तो आखिर में संगठन में आपने पीछे छोड़ दिया, जो एक बड़ा उद्देश्य लेकर चले थे, क्या वो पूरा हो गया आपके विधायक बनने से? देखिए, जो संगठन आज भी हमारे साथ में है और बात 80 सीटों की थी, लेकिन बात जीतने की भी थी, विधानसभा में एंट्री मारने की भी थी। हम पिछले 70 सालों से देख रहे हैं आदिवासी समाज में जो राजनीति होती है, ट्राइबल इलाकों में जो राजनीति चली आ रही है, परिवारवाद और पीढ़ीवाद, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली चली आ रही है। समाज से नए युवाओं को कभी भी मौका नहीं दिया गया है। यहाँ पे अगर कोई बाप सांसद है तो उसका बेटा विधायक बन जाएगा। ये इस राजनीति को खत्म करना भी हमारा एक उद्देश्य था और हमको किसी भी कीमत पे जो हमारे एजेंडे थे, जेएस के माध्यम से विधानसभा में एंट्री मारनी थी हमको, और हमारे जो मुद्दे थे जो अभी तक यहाँ की प्रदेश की जनता और देश की जनता नहीं जानती है। आज भी शेड्यूल एरिया को सामान्य एरिया की तरह ट्रीट किया जाता है। 5वीं अनुसूची क्या है, आर्टिकल 240(1) क्या है, ये देश की और प्रदेश की बहुत कम जनता जानती है। आज विशेष अधिकार मिले हैं, लेकिन 5 मांगों को लेकर तो आप पूर्व मुख्यमंत्री जब तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान से मिले भी थे। देखिए, हम पिछले 2013 से आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मांग थी कि शेड्यूल एरिया को विशेष ध्यान देकर संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को विशेष जो पावर दिया गया है, वहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था के लिए संभालने के लिए जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन शेड्यूल एरिया में न तो राज्यपाल ने, किसी भी राज्य के राज्यपाल ने गंभीरता से ध्यान दिया, ना ही केंद्र में बैठे राष्ट्रपति महोदय ने ध्यान दिया, न ही किसी भी राज्य की राज्य सरकारें ध्यान दे रही है कि शेड्यूल एरिया में किस प्रकार आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उनका पलायन हो रहा है, आदिवासी बेटियां गायब कर दी जाती है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल ऐसा गंभीर नहीं था। हम जेएस के माध्यम से हमने जनता को ये मैसेज देने की कोशिश करी कि शेड्यूल एरिया में आदिवासी जो जहाँ पे ग्राम सभा पावरफुल है उसको पालन होना चाहिए, ग्राम सभा की अनुमति मिलनी चाहिए। आज अनुसूचित क्षेत्रों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल कंपनियां जा रही है और वहां के आदिवासियों की जमीन छीनकर उनको दूसरी जगह भगा रही है, लेकिन ये मुद्दे पे कोई आज नहीं लड़ रहा है। हम लड़ रहे हैं, खुल के लड़ रहे हैं और हमने अपनी बात दमदारी के साथ रखी है। डॉक्टर साहब, जिस सोच के साथ आप राजनीति में आए जी, जिस सोच के साथ कांग्रेस में आए फिर विधायक बने, जी, आज की तारीख में जब आप हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो सोच, वो जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी सोच थी, या जिन उद्देश्यों के साथ आज वो पूरा हुआ, ये हो रहा है? देखिए, अभी हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनने हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और 6 महीनों में अभी तक हमने जिस सोच के साथ राजनीति में एंट्री मारी है वो तो हमें पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाला समय है प्रदेश में, प्रदेश की कमलनाथ सरकार में हम उम्मीद रखते हैं उनसे कि जो हमारी डिमांड है मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लेंगे। खासकर लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि उन्होंने 87 दिन में 87 वादे पूरे किए, उनमें से आपसे जुड़ा या आदिवासी समाज से जुड़ा तो एक भी ऐसा मामला नहीं जिससे ये लगे कि आपका जो उद्देश्य था, ये आदिवासियों की जो मांगे थी या जो उनकी समस्या, उस दिशा में सरकार ने कोई पहल की हो। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ऐसी जगह से आते हैं जो आदिवासी बहुल इलाका छिंदवाड़ा। देखिए, आदिवासियों के जो गंभीर समस्याएं जो देश में, प्रदेश में आदिवासी इलाकों में है, सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, कुपोषण की, पलायन की और जो गांव में शिक्षा की, अशिक्षा की। तो इन मुद्दों को लेकर अभी तक
जो सरकार ने कदम उठाने चाहिए थे, खासकर ट्राइबल इलाकों को लेकर, बिल्कुल नहीं उठाए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन हमने समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर हमने उनको याद भी दिलाया कि 5th शेड्यूल के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जल्द से जल्द गठन किया जाए, पैसा कानून की नियमावली जल्द से जल्द बनाई जाए, वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को पट्टे दिए जाए। सरकार ने गंभीर भी है, उन्होंने कदम भी उठाई है। लेकिन से आते हैं, बाला बच्चन भी वहीं से आते हैं, जो आदिवासी प्रताड़ना है तो गृह मंत्री है। आपने आदिवासी पट्टों की बात की, उमंग सिंघार आपके क्षेत्र से आते हैं जी। ओमकार सिंह मरकाम है, ये से बड़े बड़े आदिवासी चेहरे सरकार में, इनसे आपको मदद मिली है क्या कुछ, या आपको उम्मीद है कि ये जो मांगे हैं, कई सारी मांगे तो ऐसी जो गृह मंत्री ठीक कर सकते हैं पूरी आपकी, या उमंग सिंघार जो वन मंत्री वो पूरी कर सकते हैं, ओमकार सिंह मरकाम कर सकते हैं, या आप इन आदिवासी मंत्रियों या विधायकों को लेकर एक अलग मोर्चा बनाएंगे ताकि आपकी मतलब आदिवासियों की आवाज इस विधानसभा में सशक्तता से गूंजे और सरकार को इस पे ध्यान देने को मजबूर होना पड़े? चीज और होता कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आप नए नेता नहीं हैं, आप तो मुझे हुए बिल्कुल राजनेता हो गए हैं। एक बात को भी आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं कि ये पूरा आपका जो चक्रव्यूह है मंत्री बनने के लिए? देखिए, इसमें मैं जोड़ रहा हूँ माफी के साथ, एआईसी से भी आपने बात की है और उनसे कहा है कि आदिवासी प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में बढ़ाया जाए। देखिए, हमने तो कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकारी आदिवासियों के कारण बनी कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस में जिस प्रकार आज 31 एमएलए है उस प्रकार से उनको सिर्फ 4 लोगों को मंत्री बनाया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने कहा कि आदिवासी समाज से जो विधायक है उनमें ज्यादा से ज्यादा उनको एमएलए को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। रही बात अब ये मेरे मंत्री बनने की, देखिए मेरे मंत्री बनने की, तो देखो हम लोग समय समय पर मांग इसलिए भी करते रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें दीपक बावरिया जी है, हमारे विवेक तनखा जी है, इन्होंने राहुल गांधी के साथ हम लोग की मुलाकात कराई थी और उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि सरकार में भागीदारी देंगे हम आप लोगों की। और जयेश आपके साथ धोखा किया है। जयेश ने इसी कारण कांग्रेस के साथ हाथ मिला के और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो मतलब आपने जयेश के साथ इतना संगठन बनाया जी, अकेले चुनाव लड़ लिए, मंत्री बनना चाहते, तो आप कांग्रेस ने आपको धोखा दिया आपके मुताबिक, या आपने जयेश को दिया, या आपने मिलकर आदिवासियों को छलाया? देखिए, कांग्रेस ने धोखा दिया जयेश को, ये तो हम कई बार आने वाले समय में भी, ये पिछले समय में भी कह चुके हैं। और अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते हैं तो दमदारी के साथ बात करेंगे हम लोग कि कांग्रेस ने आदिवासियों को, जयेश को धोखा दिया है, क्योंकि वादा किया था और वादा अगर नहीं निभाते हैं तो बिल्कुल हम दम के साथ बात रखेंगे और आने वाले समय में जो भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे उनको भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में युवाओं में आक्रोश था कांग्रेस के प्रति, उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारा युवा जागरूक है, पढ़ा लिखा है और अपना अधिकार मांगना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, और अगर कांग्रेस नहीं देती है तो स्वाभाविक है आने वाले समय में परिणाम भुगतेगी। आप थोड़ा लाइन पे आए हैं, अब थोड़ा सा अब आदिवासियों का नेता बैठा हुआ, अभी तो ऐसा लगता था कि मजा हुआ किसी दिग्विजय सिंह का चेला या किसी कमलनाथ का चेला या किसी सिंधिया का चेला बोल रहा है। नहीं, मैं किसी भी राजनेता का चेला नहीं हूँ। हम अपने दम पर संघर्ष करें। मैं किसी गुट का नेता नहीं हूँ। देखिए, हमारा आंदोलन पिछले 5 सालों से चला है और सरकार को लगा कि जयेश को साथ में लेंगे तो हमारी सरकार बनेगी, और वास्तव में इससे बात किस नेता ने की है? कांग्रेस के किससे बड़ा नेता है जिसकी पहले आपके पास पहुंचे वो लोग? कौन नेता था कांग्रेस का ऐसा? देखिए, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी से भी संपर्क था, विवेक तनखा जी ने भी संपर्क किया था और कमलनाथ जी ने भी संपर्क किया था हम लोगों से, और उन्होंने बिल्कुल सहयोग मांगा था और हमने सहयोग दिया। यह अलग बात है कि वो अपना वादा निभाने में भी हिचकिचा रहे हैं। सिर्फ तीनों? बिल्कुल, कमलनाथ जी भी और बिल्कुल। सिंधिया से कोई संपर्क नहीं हुआ आपका? सिंधिया जी से भी संपर्क हुआ है, लेकिन जो कमिटमेंट की बात हुई थी वो इनसे हुई थी। हाँ, बिल्कुल हुई थी। अब आपने इनसे लेकिन इनके लिए तो कहते हैं, पूरी कांग्रेस कह रही कि कमलनाथ नहीं कमिटमेंट ना थे, और आप कह रहे हैं कि वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे। देखिए, कमिटमेंट सरकार में भागीदारी के लिए विवेक तनखा जी और दीपक बावरिया जी थे दोनों साथ में, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, उन्होंने बातचीत कराया था और विवेक तनखा जी के ऑफिस में मुलाकात हुई थी। डॉक्टर आनंद राय जो व्यापम घोटाले उजागर करने में जिनकी भूमिका रही, उन्होंने भी मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और वो भी सहयोगी रहे थे। तो ये बात हुआ था सब चीज, तभी हम लोग बार बार अपनी मांग करते रहे। अन्यथा हम लोग सिर्फ, हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि सिर्फ विधायक बन जाए और हमारे संगठन को धोखा दे दे। हमने संगठन की तरफ से मांग करी थी कि हमारे संगठन को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाए और उनको सरकार में भागीदारी दी जाए। जब
ऐसा लग रहा था, तो उन्होंने बिल्कुल वादा किया और उन्होंने भागीदारी की बात भी लेकिन जब आप बार्गेनिंग की स्थिति में थे तो एक ही सीट पे कैसे राजी हो गए? आपका संगठन इतना मजबूत देखिए, था, हमारे संगठन लगभग 150 से ज्यादा छात्र संगठनों में आपके पदाधिकारी थे, तब तो आप अपनी पार्टी के बैनर तले भी चुनाव लड़ सकते थे। बाद में आप तय कर सकते थे कि किसके साथ जाना है, बीजेपी, कांग्रेस, जिसके साथ देखिए, जाना। हमारे पास समय बहुत कम बचा था जब जहां तक नहीं, अभी आपने कहा 5 साल से चाप कर रहे थे। जब हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था कांग्रेस पार्टी के साथ में, तो हम लोग को जो टिकट फाइनल होने की बात आ रही थी, जो उन्होंने बोला था कि हम 8 टिकट दे रहे हैं, बाद में 5 टिकट पे आ गए और बाद में पता चला कि 4 टिकट हमारे काट दिए गए। अब वो रीजन उन्होंने कुछ भी बताया, तो वहां तक की स्थिति बाद में ये नहीं बची थी कि हमारा संगठन अलग से स्वतंत्र रूप से लड़े, क्योंकि हम लोग फिर उस तैयारी में नहीं थे कि फिर इंडिपेंडेंट से लड़ सके। बाद में हमने सोचा कि चलो एक टिकट भी मिले, एंट्री करें और कम से कम हम अपनी बात रखें, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही हम अपनी बात रखकर अपनी बात मनवा सकते हैं। इस बात में हम लोग और हमारा संगठन विश्वास करता है। आपको इस कमलनाथ सरकार ने ना तो मंत्री बनाएंगे जी, और ना ही आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, तब आप क्या करेंगे? और देखिए वक्त बदलता है, सबका बदलता है, सबके दिन आते हैं। और अगर कांग्रेस धोखा देती है जयेश को, संगठन को, तो आने वाले समय में फिर हमारे संगठन की तरफ से भी कांग्रेस को कोई उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए कि कभी भविष्य में हमारा संगठन सपोर्ट करेगा, क्योंकि देखिए हम लोग बजट पर आप विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वोटिंग की स्थिति क्योंकि डिवीजन की स्थिति आना है। देखिए बजट में क्या आता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, और उसी के आधार पर हम निर्णय करेंगे कि सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मांग की होगी ना कि बजट में आदिवासियों के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव गया होगा? हमने तो बिल्कुल सुझाव मांगे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में हमने कहा कि खासकर ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारों को रोजगार दे सरकार। हमारे मालवा निमाड़ में जो अभी भी आजादी के 70 साल बाद भी कोई स्वास्थ्य सेवाओं से दूर, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोले सरकार। हमारे यहाँ पे स्कूलें, ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की संख्या बढ़ाए, छात्रावासों की संख्या बढ़ाए। अगर सरकार आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करती है। आपके धार में और अलीराजपुर में और झाबुआ में काफी है छात्रावास। अभी तक जितने भी बने हुए हैं, अभी कुछ निर्माणाधीन जरूर है, लेकिन पिछले 60 साल 70 साल पहले जो 50 सीटर हुआ करते थे, जहाँ पे एक बड़ा हॉल होता था और उसी हॉल में 50 लड़के एक बेड लगा के पड़े रहते, वही स्थिति है। कोई उसमें कोई बदलाव वाली स्थिति नहीं है। नए निर्माण बन रहे हैं, नए कब होंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी तक बुरे हाल है। अभी तक छात्रावास, आदिवासी कन्याओं के लिए पढ़ाई की कोई सुविधा अभी तक आपने कोई मांग करी है कि नहीं? मैंने कन्या शिक्षा परिसर जो हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से जो प्रस्तावित थे, अभी तक हमारे क्षेत्रों में आधे अधूरे पड़े हैं। हमने विधायक बनते ही हमने कहा कि सबसे पहले कन्या शिक्षा परिसर जो सरकार के, केंद्र सरकार के फंड से, राज्य सरकार के फंड से बनने के लिए तैयार पड़े, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें और उनको विशेष सुरक्षा मिले। उनका विशेष हर मंथ इस तरह पे मेडिकल चेकअप हो, ये सरकार से मैंने समय समय पे मांग करी है और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको। लेकिन इस सरकार में जो सिंगल अनुदान मिलता था सिंगल आदिवासी विवाह पर, वो सरकार ने बंद कर दिया। इस पर आपने किसी ने आपत्ति नहीं जताई है? देखिए, जबकि सरकार ने वादा किया था। देखिए, जो ट्राइबल्स के लिए आर्टिकल 275(1) में विशेष फंड आता है। अब उस फंड को सरकार किस माध्यम से आदिवासियों तक पहुंचाना चाहती है? वो विशेष अनुदान के माध्यम से पहुंचाना चाहती है, विशेष योजनाओं के माध्यम से पहुंचाना चाहती है, ये सरकार को तय करना है। अगर परसेंटेज के हिसाब से जो फंड जो अभी तक आता आया है, और कई बार हमने ये भी देखा है कि जो ट्राइबल सब प्लान के तहत जो पैसा आया है वो ट्राइबल के डेवलपमेंट की बजाय अन्य कार्यों में खर्च कर दिया गया है। तो अगर इस तरह से सरकार की कोई योजना है तो बिल्कुल हम खुलकर विरोध करेंगे, लेकिन अभी हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि वो पैसा हमारे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य, कुपोषण जैसी गंभीर स्थिति को दूर करने के लिए खर्च करने जा रहे हैं या नहीं करना जा रहे, वो हमको बजट से भी पता चला। बस एक आखिरी सवाल ये डॉक्टर साहब कि आपने डॉक्टरी की नौकरी छोड़ी, इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, इसके लिए फंड कहाँ से आता है आपके पास? देखिए, हमारे पास बेरोजगार युवाओं की टीम है। हम लोग के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग को कार्यक्रम, हमारे जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ग्रामीण इलाकों में होते हैं, वहाँ पे न तो टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है, न हमको नीचे चटाई बिठाने की जरूरत पड़ती है। जंगल में इकट्ठे हुए सब लोग, और आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादातर चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जो सस्ते सुंदर इस्तेमाल होते हैं। सब बेरोजगार ग्रामीण इलाकों में जो गाय भैंस चराने वाले भी छोटा छोटा मोबाइल रखते हैं, उन तक हमारे माध्यम से मैसेज पहुंच जाता है कि भाई इस तारीख को ये बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, ट्राइबल इश्यूज पे डिस्कशन होने वाला है, तो वो आ जाते हैं। तो हमको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार और संसाधनों के लिए ठीक ठाक है। आर्थिक बैकग्राउंड देखिए, मेरा मदर, आपके पहले आप तो मदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, पिताजी हेडमास्टर है, तो
थोड़ा पढ़ाई कुछ- लिखाई करने में, हाँ मतलब ठीक ठाक है, इतना बुरे भी नहीं आपके है। परिवार में फिर कौन कौन है, भाई बहन में आपके? मैं, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, दोनों डॉक्टर हैं, एक एमडी एनेस्थेसिया है और कहाँ है वो? एक एमडी रतलाम मेडिकल कॉलेज में भी सीनियर रेजिडेंट है, और एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। पिछले कुछ समय कुछ युवा नेता, जैसे आप जी। बात करें हार्दिक पटेल की, जी। जिग्नेश जियाणी, मेवाणी, जी। आप हो गए, ये बाकी जो हैं हार्दिक पटेल या अल्पेश ठाकुर है, जिग्नेश मेवाणी, इनका बड़ी जल्दी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। तो जी। आप कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि कुछ नेता ऐसे इस राजनीति में, भारत की राजनीति वन टाइम वंडर जिनको कहा जाता है। जी, देखिए हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, और अगर कांग्रेस हमारे मुद्दों पे सपोर्ट करती है तो कांग्रेस के साथ हम बने रहेंगे, और कांग्रेस अगर जो हम लोग के एजेंडे, हम लोग को मुद्दों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है, 5th शेड्यूल को लेके, पैसा कानून को लेके, फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके बिल्कुल काम नहीं करना चाहती है, आदिवासी क्षेत्रों में जो पलायन आज हो रहा है उसको रोकने में कोई कदम, सख्त कदम नहीं उठाती है, जो स्वास्थ्य के बदतर हालात है, कुपोषण के बदतर हालात है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो आने वाले समय में हम भी निर्णय ले सकते हैं कि हमको कांग्रेस से कोई मोह नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस इन मुद्दों पे काम करती है तो हम उनके साथ बने रहेंगे। तो ये कब तक इंतजार, कब तक होगा ये? देखिए अभी तो इंतजार है ही है, कम से कम आने वाले समय में साल 2 साल 6 महीने तो कम से कम इंतजार 6 करेंगे ही महीने और करेंगे। इंतजार करेंगे। बिल्कुल करेंगे। उसके बाद जयस के विस्तार के लिए कोई रणनीति है? क्योंकि आपने जयस- एक बात थी, विधानसभा में आ गए, और जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तो जी। लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व जरूरी है। जी, तो बिल्कुल। आने वाले चुनाव में, अभी तो नगरीय निकाय चुनाव है, जी। अगर आपको मंत्री नहीं बनाया जाता या कांग्रेस आपकी मांग नहीं मानती जी। है, तो नगरीय निकाय में क्या जयस अपने उम्मीदवार उतारेगा? देखिए आने वाले समय में बिल्कुल जयस अपने दम पे नगरीय निकायों में पंचायत स्तर पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और अगर हो सकता है कि झाबुआ में उपचुनाव होने वाला है, अगर ये पार्टियां सपोर्ट नहीं करती है तो जयस अपने दम पे झाबुआ में भी विधानसभा चुनाव मैदान में उतर सकता है, उसकी भी तैयारियां चल रही है। और जयस का सदस्यता अभियान चल रहा है हर राज्य स्तर पे, हमने गांव स्तर से। देश की राजनीतिक पार्टी है, जयस सामाजिक एक पार्टी। सामाजिक ग्रुप है जो नए युवाओं को पॉलिटिक्स में एक नई विचारधारा के साथ लाने के लिए सपोर्ट करता है, तो अपने समर्थन में हम युवाओं को मैदान में उतार सकते हैं आने वाले समय में। उसके अलावा और क्या प्लानिंग है आपके संगठन की? हमारे संगठन की जो मेन जो क्योंकि हम लोग कई का- सारे, जैसे हमने देखा सपाक्स जी कि एक बड़ा उद्देश्य उन्होंने कहा था, जी आपने एक संगठन, आप कांग्रेस के साथ लड़ गए। जी। विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा था कि करणी सेना या कई सारे बाबा और उनकी पार्टियां इस मैदान में उतरी, कोई सक्सेस उनको मिला नहीं। देखिए और संगठनों के कुछ एजेंडे हैं कि कोई धर्म के खिलाफ है, कोई जाति के खिलाफ है, कोई आरक्षण के खिलाफ है। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। हम लोग के संगठन का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो भी गरीब वर्ग है, चाहे उसमें आदिवासी समाज से हो चाहे गैर आदिवासी समाज से है, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो आज देश से उम्मीद करता है कि उनका भी विकास हो। हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता, गरीब जनता का विकास हो और वहां पे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाए। हम लोग आने वाले समय में प्रदेश सरकार को भी हमने कहा है कि हमारे क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा की जाए, बड़े छोटे बड़े तालाब बनाए जाए, डैम बनाए सरकार जाए। तो कही रही है राइट टू वाटर ला रहे हैं। दूसरी एक Right बात हैगी to कि water- आप भीलिस्तान की एक मांग कर रहे हैं, तो उसका खाका क्या होगा? कौन सा एरिया आप उसमें चाहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में देखें हम तो बुंदेलखंड की मांग लंबे समय चली, बाद में वो ठंडे बस्ते में चली गई। भीलिस्तान की मांग भी काफी पुरानी है, बिल्कुल। लेकिन समय समय पर भीलांचल के या खालिस्तान जैसा नहीं लगता उनको? खालिस्तान के भीलांचल तो आप भीलांचल एक शब्द पहले से था। चल रहा है वो। देखिए भीलिस्तान की मांग, ये बात सत्य है, काफी समय से चली आ रही है और इस मांग के पीछे एक रीजन भी है। खासकर जो मध्य भारत का जो इलाका है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका है, जो ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र है, राजस्थान का जो दक्षिण वाला पार्ट है और गुजरात का पूर्वी पार्ट है, वो पूरा ट्राइबल बेल्ट है। सबसे ज्यादा बदतर हालात में यही इलाके हैं देश के। आज मतलब बांसवाड़ा, दाहोद, बिल्कुल। झाबुआ, अलीराजपुर वाला बिल्कुल, झाबुआ, अलीराजपुर और ये बड़ौदा, सतपुड़ा वाला, बड़ौदा। पट्टी वाला पुला। तो इस तरफ न तो सरकार की कोई ध्यान है, न ही सरकार की योजनाएं इन क्षेत्रों में पहुंचती है। तो हम लोग चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को मिला के अगर भिलिस्तान या भिलांचल राज्य की परिकल्पना की अगर साकार होती है आने वाले समय में, तो क्षेत्र के विकास के लिए, ट्राइबल के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए बेहतर होगा। लेकिन आपने कभी ये प्रयास किया है? आप जब उस समय छोटे रहे होंगे तो आपने जी। देखा होगा जी। कि जब धार से झाबुआ जाते थे जी तो रास्ते में
आदिवासी नेताओं के कुछ लोग हुआ करते थे जो लूट करते थे, मारते थे, पीटते थे। जी। तो आपने कहीं अपनी शिक्षा के माध्यम से या जिस तरह सबको समाज में आपने जोड़ रखा जी। है, उसके लिए कुछ काम किया है, बंद किया, रोका है कुछ इन लोगों को? देखिए, ये बात सही है कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले झाबुआ की तरफ अगर रात में या दिन में भी कोई गाड़ी निकलती थी तो वहाँ पे लूटपाट होती थी, लेकिन अभी काफी स्थिति बदल चुकी है। झाबुआ जिले में, धार जिले में नहीं, तो क्या ये बात सही है? एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। नहीं तो वो लड़के थोड़ी करते थे, हमने देखा वो जी, तो जी। बड़े सीनियर आदिवासी लोग करते थे। जी। लेकिन इसमें ये कहा जाता था, उसको शायद आप प्रमाणित कर सकते हैं जी। कि जो भी लूटा लाठी करते थे वो या तो दिलीप सिंह भुरिया की गैंग होती थी, या कांतिलाल भुरिया की गैंग होती थी, या महेश क्या नाम था वो, वेस्ता पटेल की गैंग विस्ता होती थी। पटेल, जिनके लड़कों में भी कई सारे आपराधिक मामले तो दर्ज क्या हैं। आप मानते हैं कि ऐसा होता था, संरक्षण देते थे, या क्या होता था? देखिए, आदिवासी इलाकों में खासकर जो भील वाला एरिया है, हाँ। भीलिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे लूटपाट अमीर बनने के लिए या संसाधनों के लिए लूट नहीं होती थी। वहाँ उनका एक अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपनी भाषाएं, अपना कल्चर है। और उस बेल्ट में अगर कोई भी भारी व्यक्ति घुसते थे तो उनको एक तरह से वो फॉरेन बॉडी नजर आते थे, और बाहरी लोग नजर आते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं और हमारे ही लोगों के साथ एक तो हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के साथ कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए उन लोग एक तरह से प्रतिरोध होता था। तो उसको ये तो बड़े बुद्धिजीवी हो आप, इसलिए आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको डिफेंड कर दिया। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, ये सब लूटपाट जो होती है पैसे के लिए होती है। नहीं, लेकिन क्योंकि अक्सर अभी जो लूट की आप बात कर रहे हैं, संसाधनों की लूट तो अभी भी हो रही है। चाहे आदिवासियों के लिए जो जंगल है जी, बिल्कुल। वो काटे जा रहे हैं, नदियों की स्थिति आपको पता है, खनन किस कदर हो रहा है। जी। राष्ट्रीय जो सर्वे आया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वो बताता है कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट की स्थिति क्या है, जंगल कितना कम हो गया है। देखिए, तो जो मूल हक है जो आदिवासियों का, और मुझे जहाँ तक याद है आपने एक बार विरोध किया था पूरे देश कि वनवासी आदिवासी ना कहा जाए इन लोगों बिल्कुल को। पूरे देश में जो आदिवासी इलाके हैं संसाधनों से भरे पूरे हैं। आज मैं अपने विधानसभा का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे विधानसभा में एक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री आई, 3,000 रुपए करोड़ खर्च करके एक बड़ा सा प्लांट लगा। उसने काफी जमीन आदिवासियों की और गैर आदिवासियों की हड़पी, लेकिन हड़पने के बाद उस कंपनी ने लोकल युवाओं को रोजगार देने की बजाय छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, अन्य राज्यों से लोगों को लाके वहां रोजगार दे दिए, बड़े बड़े इंजीनियरों को रोजगार दे दिए। आज जिन लोगों की जमीन गई, आज उन लोग कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति में है। जिन गांवों के लड़के इंजीनियरिंग कर करके आज डिग्री के लेके घूम रहे हैं, तो वहां पे उनकी एक ही डिमांड रहती है कि अगर उन क्षेत्रों से, आदिवासी इलाकों से संसाधनों की लूट की जाए तो वहां पे उनके सामाजिक शैक्षणिक ढांचा को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। सारा लूटपाट करके ये ले जाते हैं, तो उसका प्रतिरोध होता है। और हर जगह, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह यही स्थिति हो रही है। इसी कारण आदिवासी आंदोलन पनपते हैं और उनकी एक ही मांग रहती है। सरकार की केंद्र सरकार जो थी, मोदी सरकार पहली, उसमें कई मंत्री कहते थे कि अचार बनाना रोजगार है, पकौड़ा तलना रोजगार है। इस सरकार में वो ढोर पकड़ना, बैंड बाजे बजाना, तो ये लगता नहीं आपको, जैसे आप भी एमबीबीएस डॉक्टर या जो पढ़ा लिखा युवा है, लाखों रुपए खर्चा करता है डिग्री में, और अगर उसको ये आप कहें कि आप बैंड बजाना सीखिए, ढोर पकड़ना सीखिए या पकौड़े तलिए। देखिए, ये सब टीवी पे बोलने में बहुत अच्छा लगता है। वास्तविकता यही है कि अगर कोई भी बेरोजगार है और डिग्री लेके घूम रहा है, तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको जॉब मिलनी चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार जानबूझ के भागती है। लेकिन उस सरकार में तो ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अनपढ़ भी हैं और जो कानून बना रहे हैं कि पढ़े लिखों को रोजगार मिलना चाहिए। तो हम लोग इसी बदलाव की तो मांग कर रहे हैं कि सिस्टम में ऐसे लोग आना चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होना चाहिए, और उन्हीं लोगों को मौका मिलना चाहिए। तभी हमारे देश का राजनीतिक ढांचा हो, चाहे आर्थिक ढांचा हो, सुधरेगा। वरना जो पिछले 70 साल से जो रोना रो रहे हैं, वही भी आगे हम रोते रहेंगे। हम चाहते हैं कि विशेषज्ञ अच्छे लोगों को मौका मिले पॉलिटिक्स में, और यही बदलाव की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जयस के माध्यम से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। हम दो लोगों को आपने परास्त कर दिया। हम लोगों के अपने मंजे हुए राजनेता की तरह आप पर लगातार झूठ बोले जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे मजबूरी के बाद। आपने फिर भी एक मंजे हुए राजनेता की तरह हमारी हर बात का जवाब देने के प्रयास किया है। आपका बहुत आभारी है। थैंक यू। और भविष्य में जब आप कांग्रेस से नाराज हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि फिर आप हमारे पास आएँ और हम फिर आपसे जनता से आपकी जनता से आपको जोड़ेंगे
और लगे, हमें उम्मीद होगी कि फिर आप शायद एक जयस के कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ आएंगे, क्योंकि कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल में रहकर आप बहुत दूर तक जाकर राजनीतिक अपने दल के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। और हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से राज्य के आदिवासियों की कुछ न कुछ मदद आप कर पाएंगे। और अगली बार उम्मीद है कि आप पूरा झूठ ना बोले, लेकिन आधा सच जरूर बोले। नहीं, मैंने जो भी बातें बोली है सच बातें बोली है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको वापस आभारी हैं आपके, और कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुंचते रहें, हमें आपको जनता तक हम आपको पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।